Hello everyone, hope all of you are fine. Welcome to LIMS, Leiden Institute of Management and Sciences. This is Sundar Khan, your lecturer for the course of short story. This is our 12th lecture. In this lecture we will discuss the short story आफ्टर 20 ईयर्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको बैकग्राउंड बताऊंगी, वो बैकग्राउंड जिस बैकग्राउंड में ये स्टोरी लिखी गई या वो बैकग्राउंड जिस टाइम जो स्टोरी लिखी गई थी। तो हमारे जो राइटर हैं विलियम सिडनी पॉटर, उस टाइम वो टाइमिंग कौन सी थी, उसमें कौन कौन सी चीज़ें थी, कौन कौन सी चेंजेस आ रही थी, बिकॉज हर एज के साथ कुछ कुछ चेंजेस आई। तो अब हम लोग पहले ये डिस्कस करेंगे कि हम कौन सी एज की बात कर रहे हैं और उसमें कौन कौन सी जो चेंजेस थी वो आई थी। ठीक है, बैकग्राउंड अगर हम स्टोरी का देखें तो इसमें क्या है कि 1920s का एरा दिखाया गया है, वेंट बाय सच नेम्स एज द जैज़ एज। ये हम यहाँ पे एक नई चीज़ पढ़ने लगे हैं, जैज़ एज के नाम से ये चीज़ है। ठीक है, इसको एज ऑफ इनटॉलरेंस भी कहते हैं, मीन्स के बर्दाश्त नहीं की जाती थी कोई भी चीज़ जो है। इसमें आप कह सकते हैं कि अदम बर्दाश्त का शिकार थे ये लोग जो थे, क्योंकि ये लोग जो हैं अपने व्यूज़, अपनी वैल्यूज़, अपने जो हैं बिलीव्स जो हैं वो एक्सेप्ट करते थे, और जो उनकी व्यूज़ और वैल्यूज़ और बिलीव से कोई चीज़, कोई इंसान या कोई अगर चीज़ भी, कोई गवर्नमेंट भी, कोई भी चीज़ अगर अगेंस्ट जाती थी तो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करते थे। तो इसीलिए इसे एज ऑफ इंटॉलरेंस कहा गया है। और एज ऑफ वंडरफुल नॉनसेंस भी इसी एज को कहा गया है, जैज़ एज को। तो जो 1920s का एरा है अपने माइंड में रखें, इसको जैज़ एज भी कहा गया है, एज ऑफ इनटॉलरेंस भी कहा गया है, और एज ऑफ वंडरफुल नॉनसेंस भी। मीन्स कि यही बात है, अपने आप को सच समझना, अपने आप को सही समझना और बाकी हर चीज़ को नॉनसेंस समझना। ठीक है ना। अच्छा, इस एज में यानी इसी ड्यूरेशन में जो है अमेंडमेंट हुई थी, 18 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1919। और इसमें क्या हुआ था कि प्रोहिबिट किया गया था, मना कर दिया गया था, रोक दिया गया था कि मैन्युफैक्चर और ट्रांसपोर्ट और सेल ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिक्विड। मीन्स के जो आप कह सकते हैं ना, ड्रिंकिंग जो होती है, ड्रिंक्स जो थी, जिन्हें हम कहते हैं कि आप कह सकते हैं किस्म की जिसे शराब आप कहते हैं, तो उस चीज़ को जो है उसकी मैन्युफैक्चर को, उसकी ट्रांसपोर्ट को और सेल को जो है वो बंद कर दिया गया था, प्रोहिबिट खत्म कर दिया गया था, रोकथाम उसके लिए की गई थी। मीन्स के ना तो लिक्विड जो है वो बनाने की परमिशन थी, मैन्युफैक्चर करने की परमिशन थी, ना ही उसे ट्रांसपोर्ट करने की परमिशन थी और ना ही उसे सेल करने की परमिशन थी। और ये हुआ था, अमेंडमेंट हुई थी 18 टू द 1919 कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें उन्होंने ये किया था, मीन्स कि थोड़ी सी चेंज की थी उन्होंने अपने जो है 1919 के कॉन्स्टिट्यूशन में, और फिर उसमें जो है ये 18th अमेंडमेंट कर दी थी उन्होंने। और उसमें उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रोकथाम की थी, उन्होंने ये फैसला किया था कि हम प्रोहिबिट करेंगे, हम इस चीज़ को ख़त्म करेंगे या हम इस चीज़ को रोकेंगे कि ना जो ये इंटॉक्सिकेटिंग जो है लिक्विड, इसको ना तो बनाया जाए, मीन्स के जो नशे वाली जो मीन्स के शराब ही आप कह लें, या जो आप इसे वट एवर आप इसको इजीली समझना चाहें, आई थिंक शराब ही आप लोग यूज़ करते हैं जो वर्ड होता है, तो उससे नशा होता था। तो इन्होंने ये कहा था कि हम इस चीज़ को, या ऐसी ड्रिंक्स हो जिससे नशा होता है, उसकी मैन्युफैक्चर के ऊपर, उसकी ट्रांसपोर्ट के ऊपर और सेल के ऊपर, क्योंकि जारी बात है चीज़ बन के दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है, फिर वहाँ पर जाके सेल होती है। तो इसलिए इन तीनों चीज़ों के ऊपर जो है वो प्रोहिबिशन हो गई थी, रोकथाम के लिए इसके लिए काम स्टार्ट हो गया था और इसे मना कर दिया गया था, अगेंस्ट लॉ कंसीडर कर दिया गया था। अब क्या हुआ था, जो प्रोहिबिशनिस्ट थे एंटिसिपेटेड द प्रोहिबिशन वुड एलिविएट सोशल प्रॉब्लम्स एंड बोल्स्टर्स द इकोनॉमी। हुआ क्या था, इनकी सोच ये थी, जिन लोगों ने प्रोहिबिट किया था कि हम जो है ये इंटॉक्सिकेटिंग लिक्विड को कहीं इधर उधर ना तो बनाने की परमिशन है ना सेल करने की परमिशन है, तो उनकी ये सोच थी कि अगर हम प्रोहिबिट कर देंगे इस चीज़ को तो क्या होगा कि जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स होती हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम हो जाएंगी, और जो इकॉनमी है वो उनकी जो है वो अच्छाई की तरफ जो है वो, मतलब कि इकॉनमी जो है वो उनकी तरक्की की तरफ और अच्छाई की तरफ जो है वो जाएगी, उनकी इकॉनमी जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है ना, ये इनकी सोच थी। लेकिन हुआ क्या था, हुआ ये था कि जो गैंगस्टर्स थे, जो कि लॉ को फॉलो नहीं करते, जो अक्सर गुंडे दिखाए जाते हैं, वो जो थे उन्होंने क्या किया, कंट्रोल ले लिया और उन्होंने इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन की थी लिक्विड की, और इसकी वजह से वायलेंट लॉलेस एरप्टेड। मीन्स के इसकी वजह से वायलेंस हो गया था और लॉलेसनेस जो है वो स्टार्ट हो गई थी, उसकी इरप्शन हो गई थी। मीन्स इरप्शन का मतलब ये है कि फटना और मतलब एक किस्म का स्टार्ट होना आप कह सकते हैं।
तो इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे जिन्होंने प्रोहिबिट किया था कि इंटॉक्सिकेटिंग लिक्विड हम लोगों ने बंद कर देना है, ना बनाने देना है, ना सेल करने देना है, उनकी ये सोच थी कि जितनी भी हमारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, वो एलिविएट हो जाएंगी और हमारी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट करेगी, वो अच्छी हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या, जो गैंगस्टर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ को कंट्रोल में ले लिया और उन्होंने क्या किया कि बूट लेगिंग की, उन्होंने इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन की थी लिक्विड की, उन्होंने मतलब इलीगली बनाया और इलीगली ही सेल भी किया। ठीक है, तो फिर इससे क्या हुआ कि जब लोगों को पता चला, वो रोकने के लिए गए, वहाँ पे मीन्स के फाइट्स हुई, वट एवर इट इज़, वहाँ पे मीन्स के आप कह सकते हैं कि इन्होंने तो सोचा था हमारी इकॉनमी अच्छी हो जाएगी, तमाम चीज़ें जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन उसके अगेंस्ट हुआ ये कि तमाम हर जगह पे वायलेंस और अनलॉफुलनेस जो है वो स्टार्ट हो गई थी। अरप्शन मतलब कि एक तरह से लोग जो होते हैं जो लॉ को फॉलो नहीं करते, उन्होंने अरप्ट करना स्टार्ट कर दिया था, उन्होंने फटना स्टार्ट कर दिया था। इसीलिए इसके इंटॉलरेबल एज भी कहा है, इंटॉलरेंस एज ऑफ इंटॉलरेंस कहा गया है, क्योंकि लोग बर्दाश्त कुछ नहीं करते थे। यहाँ पे जब लोगों को मना किया गया तो उन्होंने उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया, उन्होंने अपने जो फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, वो शो किए, उन्होंने जो है वो लॉज को फॉलो करना ख़त्म कर दिया, उन्होंने वायलेंस स्टार्ट कर दी। ठीक है, Lacking public support, the federal government was virtually unable to enforce prohibition। और क्या हुआ कि पब्लिक क्योंकि इस चीज़ के अगेंस्ट थी, पब्लिक ये चाह रही थी कि ये जो एक प्रोहिबिशन लगाई गई है इसको ख़त्म कर दिया जाए, तो क्या हुआ, फेडरल गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को प्रोहिबिट नहीं कर पाई, क्योंकि उसे किसी भी चीज़ की सपोर्ट हासिल नहीं थी। हर कोई जो था वो इस लॉ के अमेंडमेंट के अगेंस्ट था, तो इसलिए उनकी ये जो एक सोच थी वो पूरी नहीं हो पाई। और क्या था, अगर हम देखें इस एज में जो हम बैकग्राउंड देख रहे हैं स्टोरी का, तो और इसमें क्या चीज़ थी, उसमें ये चीज़ थी कि यूथफुल वोमेन जो थी वो प्रोवोक करती थी ओल्डर पीपल को विद ब्रीफ स्कर्ट्स। मींस कि आप कह सकते हैं कि शॉर्ट स्कर्ट्स का रिवाज था उस टाइम। जो वोमेंस थी वहाँ की, वो प्रोवोक करने का मतलब ये है, एक किस्म से आप वैसे तो प्रोवोक करना होता है, आप समझें कि अगर हम लिटरल मीनिंग लेना प्रोवोक करने का, तो वो ये होता है कि किसी को फीलिंग्स दिलानी गुस्से की, मतलब किसी को इंसाइट करना, किसी को गुस्सा दिलाना होता है। यहाँ पर ये था कि ये जो वुमेन थी, ये जिस किस्म का ये अपना इन्होंने गेटअप बनाया हुआ था, जिस किस्म का आप कह सकते हैं कि जिस किस्म से ये लोगों के सामने आती थी, लोगों के सामने ये जो आप एक किस्म का शो करते थे कि इन्होंने अपने अपने क्या कहते हैं उसका नाम, इन्होंने कटिंग की हुई थी अपने बालों की, वो इस तरह से थी कि आप कह सकते हैं कि जो बॉब कट थे, मींस के उनके जो बाल थे वो उनके एयर्स तक थे। ठीक है ना, एयर्स तक उनके बालों, उन्होंने अपने बालों की कटिंग करना स्टार्ट कर दी थी। और जो वो कहते हैं उसका नाम, ये जो इनका जो स्कर्ट होता था वो आप कह सकते हैं कि शॉर्ट होता था। और उसके अलावा जो मेकअप करती थी वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग किस्म का मेकअप होता था, मींस के स्टार्टलिंग किस्म का मेकअप होता था, बहुत ज़्यादा यूज़ ऑफ मेकअप आप कह सकते हैं कि वो करती थी। ठीक है ना, कैवेलियर यूज़ ऑफ मेकअप एंड सिगरेट्स, मींस कि ये तमाम वो चीज़ें थी, सिगरेट्स भी यूज़ करती थी, ये वो चीज़ें थी जिससे जो ओल्डर जनरेशन थी उस टाइम की, जो 1920s में, क्योंकि यंग वुमेन ये काम करती थी, यूथफुल वुमेन ये काम करती थी, तो जो ओल्डर जनरेशन थी उस एज की, उस टाइम की, वो क्या करती थी, वो इस चीज़ से जो है आप कह सकते हैं कि प्रोवोक होती थी। उनके लिए तमाम चीज़ें जो थी वो नई थी और उन्हें ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उनके विल के अगेंस्ट थी, पसंद नहीं थी, वो ये चीज़ लाइक नहीं करते थे। ठीक है, तो ये जो थी एक आप कह सकते हैं कि रिवोल्ट का तरीका था यंगर जनरेशन का अगेंस्ट ओल्डर जनरेशन। ठीक है ना, और यूनिकली अमेरिकन म्यूज़िक था। अच्छा, जैज़ जो मैंने आपको कहा था, जैज़ है जिसे हम कहते हैं, अब मैं आपको ये बता रही हूँ जैज़ होता क्या है। ये एक अमेरिकन म्यूज़िक की फॉर्म है जिसकी रूट्स जो हैं वो अफ्रीकन एक्सप्रेशन में है, मींस के जो अफ्रीकन एक्सप्रेशन ऑफ म्यूज़िक है, या अफ्रीकन जो एक्सप्रेशंस हैं, जिस तरह से वो म्यूज़िक को यूज़ करके अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, उसी चीज़ को चेंज किया गया अमेरिकन म्यूज़िक में, उसको एक न्यू फॉर्म दी गई और उसको कहा गया जैज़। ठीक है, आप जैज़ सुन भी सकते हैं, ये म्यूज़िक की एक फॉर्म है जो कि ये जैज़ हम कह तो उस फॉर्म को रहे हैं जो कि अमेरिकन की म्यूज़िक की फॉर्म है, लेकिन अगर इसकी रूट्स देखी जाए, हिस्ट्री बैकग्राउंड देखा जाए, तो ये अफ्रीकन एक्सप्रेशन का था, जो कि वो अपने आप को जिस तरह से अफ्रीका में लोग एक्सप्रेस करते थे, वो उस चीज़ को अमेरिकन ने थोड़ा सा चेंज किया, एक न्यू फॉर्म दी और उसको जैज़ का नाम दे दिया। अच्छा, अगर इस एज के हम
इंपॉर्टेंट फिगर्स को देखें या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें तो वो कौन सी हैं। चार्ली चैपलिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा और रुडोल्फ वैलेंटिनो का नाम भी सुना होगा। ये दोनों जो मूवीज़ थी ये बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस हिट्स गई थी बॉक्स ऑफिस में, ठीक है ना। इन लोगों के दरमियान ड्रॉ हो गया था, ये दोनों जो थे इतनी हिट गई थी, दोनों बहुत ज़्यादा हिट मूवीज़ थी। ये चार्ली चैपलिन की भी और रुडोल्फ वैलेंटिनो की भी बहुत ज़्यादा हिट गई थी और ये उसी एज की बात है। वॉल्ट डिज्नी का नाम आप लोगों ने शायद सुना हो। ये जो है एक मतलब जो एक स्टोरीज़ बनती हैं, जो फोक टेल्स जिन्हें आप कह सकते हैं, या फिर वो जो आप प्रिंसेस स्टोरीज़ जो देख रहे होते हैं आजकल भी, वो बहुत चल रही हैं। वॉल्ट डिज्नी एक कंपनी है जो बहुत अच्छी की जो है वो एनाइम जो है वो मूवीज़, कार्टूनिक मूवीज़ बनाती है। तो ये भी जो है उसी टाइम इन्होंने उसी ड्यूरेशन, उसी एज में जो है वो कार्टून्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की थी और एलिस वंडरलैंड इन्होंने उसी एज में बनाया था। ये एलिस वंडरलैंड भी आपने सुना ही होगा, मूवी है इंग्लिश बहुत अच्छी। द ईयर 1922 इंट्रोड्यूस द फर्स्ट मूवी मेड विद साउंड, और ये वो एज है या वो ईयर है 1922 का जब फर्स्ट टाइम जो एक मूवी है विद साउंड वो बनाई गई थी। क्योंकि आपको इससे पहले पता है कि इससे पहले माइम्स यूज़ की जाती थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्ट्स होते थे, साउंड्स नहीं होते थे, ठीक है। तो ये 1992 में फर्स्ट मूवी आई थी विद साउंड। ओके, हम लोगों ने बैकग्राउंड कवर कर लिया है। बैकग्राउंड जस्ट मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि ये जो हमारी शॉर्ट स्टोरी है ये कब लिखी गई, किस एज में लिखी गई, और जो हमारा राइटर है वो उस टाइम कौन सी सोसाइटी में सर्वाइव कर रहा था, कौन सी सोसाइटी में वो जो है वो आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेट कर रहा था, इंटरेक्ट कर रहा था दूसरे लोगों के साथ। तो थोड़ा सा इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि ट्रेंड क्या था उस एज का। अब हम देखेंगे समरी क्या है स्टोरी की। ये शॉर्ट सी समरी लिखी है मैंने स्टोरी की, क्योंकि ये स्टोरी जो है ख़ुद भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट सी ही है। तो समरी अगर हम देखें तो एक रात को एक पुलिस वाला जो है वो ऑन द बीट फाइंड्स अ मैन वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड जिमी वेल्स, यानी कि पुलिस वाला और जो वो एक और आदमी जो है दोनों वहाँ पे एक जगह पे खड़े होते हैं। बीट का मतलब होता है वो आप कह सकते हैं बोरियत या इधर उधर चक्कर लगाना, मीन्स के इस तरह से आप थोड़ा सा इस कंटेक्स्ट में लेके जाएं इस बीट को। तो जो है इसका एक पुलिस वाला आदमी है और एक और आदमी है, दो आदमी हैं जो कि एक ही जगह पे खड़े हैं या चक्कर लगा रहे हैं उसी एक ही जगह के आसपास। और जो है वो देखता है कि वो जो दूसरा आदमी है वो अपने दोस्त जिमी वेल्स का जो है वो इंतज़ार कर रहा है। पुलिस वाला देखता है कि उसके साथ जो एक और आदमी खड़ा वहाँ पे वेट कर रहा है वो अपने दोस्त जिमी वेल्स का वेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको पता लग जाना चाहिए कि एक रात की बात हो रही है जिस रात दो आदमी हैं, एक पुलिस वाला है और एक दूसरा आदमी है। जो पुलिस वाला है वो देख रहा है कि जो दूसरा आदमी है वो अपने दोस्त जिमी वेल्स का इंतज़ार कर रहा है, और फिर उसे पता लगता है कि ये जो अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था आदमी जिमी वेल्स का, वो जो है उसकी अपने दोस्त जिमी वेल्स के साथ एक अपॉइंटमेंट हुई थी जो कि उन्होंने 20 साल पहले जो है वो की थी। उन्होंने मीन्स के अपॉइंटमेंट अपनी की थी कि 20 साल बाद हम लोग जो हैं वो इस जगह पर हम एक दूसरे के साथ आकर, इस जगह पर इतने बजे हम एक दूसरे के साथ आकर जो है वो मिलेंगे, एक दूसरे से हम जो है वो बातचीत करेंगे। तो इनका ये जो है वो डिसाइड होता है। द पुलिस देन वॉक्स अवे एंड शॉर्टली आफ्टर अ टॉल मैन कम्स टू फिल द अपॉइंटमेंट। अब क्या होता है कि पुलिस वाला जो है वो चला जाता है, तो एक और छोटे कद का आदमी आता है उसी जगह पर देखने के लिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मतलब क्या है कि अपॉइंटमेंट के नाम से मीन्स के शो वो ये करता है जिस तरह कि वो जो है कि वो उसी आदमी से मिलने के लिए आया जो दूसरा इंसान जो है वो स्ट्रीट पे खड़ा है। लेकिन होता क्या है कि वो जो है टॉल आदमी को जो है कि वो जो आदमी था वो कॉप था और हु हैज़ बीन सेंट बाय द फॉर्मर पुलिसमैन टू अरेस्ट द मैन वेटिंग। अब होता ये है कि वहाँ पर जो आदमी जो पहले जो यहाँ पे दो आदमी थे ना, स्टार्ट में जो मैंने आपको बताया दो आदमी थे, एक पुलिस वाला था और एक नॉर्मल आदमी था। तो जो नॉर्मल आदमी जो खड़ा था वो अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था जिमी वेल्स। जो पुलिस वाला है वो उसे देखता है थोड़ी देर, फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर क्या होता है कि उसके जाने के बाद एक छोटे कद का आदमी आता है वहाँ पर और आकर जी वो जो है ना वो अब क्या होता है कि वो आके अरेस्ट कर लेता है उस आदमी को जो कि जिमी वेल्स का इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। अब ये किस तरह से होता है, असल में होता ये है कि जो हमारा पहला पुलिस वाला था वही होता है जिमी वेल्स और वही होता है उस आदमी का दोस्त जो उसके साथ खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा था, और उन दोनों ने ही एक अपॉइंटमेंट की होती है यहाँ पे मिलने की। और वो जो दूसरा आदमी आता है छोटे कद का, वो आता है और आकर दूसरे आदमी को वो जो है वो पकड़ लेता है। वो क्या कहता है कि मुझे पहले वाले जो एक यहाँ पे पुलिस वाला फिर रहा था उसने भेजा है और उसने कहा है कि ये जो एक वांटेड मैन है इसको अरेस्ट करना है, ठीक है।
तो होता क्या है कि जब वो आता है कि वो जिमी वेल्स जो पुलिस वाला है, जब वो आता है अपॉइंटेड टाइम और अपॉइंटेड प्लेस पे, तो देखता है वहाँ पर एक आदमी इंतज़ार कर रहा है किसी का। तो वो अभी वेट ही कर रहा होता है कि अचानक वो जो इंतज़ार करने वाला आदमी होता है, पुलिस वाला उसे देखता है कि वो सिगरेट चलाता है, जिसकी वजह से उसके फेस के ऊपर जो है वो रोशनी हो जाती है। मीन्स कि जब वो लाइटर चलाता है ना, तो उसके फेस के ऊपर रोशनी होती है, क्योंकि वरना तो वो एक डार्क रोड साइड होती है जिसमें नज़र नहीं आ रहा होता सही तरह से। जब पुलिस वाला उसका चेहरा देखता है तो उसे ख्याल आता है कि उसे पता लग जाता है ये तो वांटेड है, यानी कि शिकागो प्लेस है जहाँ पर वो जो है वो वांटेड क्रिमिनल है। तो वो क्या करता है, वो वहाँ से वापस चला जाता है और वो एक और पुलिस वाले को भेजता है और उसे कहता है जाओ और जाके इस आदमी को अरेस्ट करो, ये वांटेड मैन है। ठीक है, अब जब वो उसको अरेस्ट करवा देता है तो फिर जो है ना वो कहता है, जो पुलिस वाला उसे अरेस्ट करता है आके, वो कहता है कि मुझे पहले वाले पुलिस वाले ने भेजा था और वो जिमी वेल्स है, वही इंसान जिसका तुम वेट कर रहे हो यहाँ खड़े होके। ठीक है, और लेकिन क्योंकि जब उसको पता लगता है कि वो अपने दोस्त से मिलने के लिए आया था, लेकिन उसका दोस्त जो है एक वांटेड क्रिमिनल में जो है वो कन्वर्ट हो चुका है, तो वो क्या करता है कि उसको खुद अरेस्ट नहीं करता, बल्कि उसको एक और पुलिस वाले को भेजता है और कहता है कि जाओ जाकर ये एक वांटेड क्रिमिनल है, इसको अरेस्ट करो। 3 ही कैरेक्टर्स हैं आपकी स्टोरी में। पहले सेटिंग की बात कर लेते हैं। सेटिंग क्या है हमारी? इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द डोरवे ऑफ अ क्लोज्ड हार्डवेयर स्टोर। मीन्स की स्ट्रीट है जहाँ पे एक हार्डवेयर स्टोर है और उसके भी स्टोर के दरवाज़ा बंद है, बंद हो चुकी है शॉप। उसके बाहर जो है वो सेटिंग दिखाई गई है, यानी एक रोड है, उस रोड के ऊपर वो रोड भी कुछ अंधेरे में ही दिखाई गई है, टाइमिंग भी रात की दिखाई गई है, न्यूयॉर्क सिटी दिखाया गया है और उसमें 10 बजे की टाइमिंग रात की दिखाई गई है। उसमें क्या होता है कि एक हार्डवेयर स्टोर है जो कि क्लोज है, उसके दरवाजे के बाहर 2 आदमी दिखाए हैं जिनकी मैंने बात की थी, एक पुलिस वाला होता है और एक दूसरा आदमी होता है। ठीक है, इट इज़ ऑन द सिटी ब्लॉक दैट हाउसेज बिजनेस दैट क्लोज अर्ली आवर्स। और वो जो है ये जो ऐसी जगह पर ये जो ब्लॉक है, ये वो ब्लॉक है जहाँ पर जो बिज़नेस है ना, मींस के ये हाउसेस के साथ वाली कुछ शॉप्स हैं और यहाँ पे क्योंकि बिज़नेस जल्दी ख़त्म हो जाता है, जल्दी बंद हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे अंधेरा बहुत होता है। और ये तो रात का टाइम था 10 बजे का, तो वहाँ पे दिखाया ये है कि रात के 10 बजे का टाइम है, तमाम दुकानें बंद हो चुकी हैं। एक हार्डवेयर स्टोर के बाहर 2 आदमी खड़े हैं, एक पुलिस वाला है और एक दूसरा आदमी है। ठीक है, ये सेटिंग है हमारी जो स्टार्टिंग में दिखाई गई है स्टोरी की। कैरेक्टर्स की बात करें तो पहला कैरेक्टर हमारा प्लेन क्लॉथ्स ऑफिसर है। ठीक है, इस ऑफिसर को कोई नाम नहीं दिया गया इन स्टोरी में, सिर्फ उसे प्लेन क्लॉथ्स ऑफिसर के नाम से ही कहा गया, इसे कोई नाम नहीं दिया गया। इज सेंट टू ट्रिक द क्रिमिनल नोन बाय द शिकागो पुलिस एज द सिल्की बॉब। अब जो मैंने आपको 2 आदमी कहे थे ना कि एक पुलिस वाला खड़ा होता है हार्डवेयर स्टोर के बाहर और एक और आदमी होता है, जो दोनों खड़े होकर वेट कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड का, उनकी एक अपॉइंटमेंट होती है। तो वो जो दूसरा आदमी था उसका नाम है सिल्की बॉब। ठीक है, सिल्की बॉब जो है वो एक वांटेड क्रिमिनल है शिकागो पुलिस का, और जो पुलिस वाला होता है वो होता है जिमी वेल्स। तो बचपन में सिल्की बॉब और जिमी वेल्स जो हैं वो फ्रेंड्स कंसीडर किए जाते थे, फ्रेंड्स थे, और ये दोनों एक अपॉइंटमेंट बनाते हैं कि हम लोग 20 साल के बाद इस जगह पर हम मिलेंगे इस टाइम पे। तो जब वो आते हैं तो जो सिल्की बॉब होता है वो वेट कर रहा होता है, जिमी वेल्स वो भी वेट कर रहा होता है। जिमी वेल्स अचानक ही देखता है कि एक लाइटर की लाइट से उसका जो फेस है दूसरे आदमी का वो थोड़ा सा रोशन हुआ है, और वो देखता है कि ये तो सिल्की बॉब है जो कि एक वांटेड क्रिमिनल है शिकागो पुलिस का। फिर वो क्या करता है, वो जाता है वहाँ से चला जाता है और जाके वो प्लेन क्लॉथ्स ऑफिसर को बुलाता है। प्लेन क्लॉथ्स ऑफिसर क्या करता है, वो प्रिटेंड करता है कि वो जिमी वेल्स है और जो है वो अरेस्ट कर लेता है सिल्की बॉब को। ठीक है, अब जिमी वेल्स की अगर हम बात करें तो जिमी वेल्स जो है इसका कैरेक्टर अगर हम डिस्कस करें तो वो ऑनेस्ट है, रिस्पॉन्सिबल दिखाया गया है, यानी ऑनेस्ट भी दिखाया गया है कि वो अपने फ्रेंड को जो है वो नहीं करना चाहता था अरेस्ट, क्योंकि उसे ईमानदार और रिस्पॉन्सिबल दिखाया है। इसीलिए जब वो ये देखता है कि वो आदमी जो एक और आदमी जो उसके साथ खड़ा है, और वो सोच सकता था कि शायद वो उसका दोस्त ही है सिल्की बॉब, क्योंकि उन दोनों ने ही अपॉइंटमेंट की थी रात को 10 बजे यहाँ मिलने की, लेकिन जब वो देखता है उसका फेस तो वो उसे पहचान लेता है कि ये तो वांटेड क्रिमिनल है, वो भी शिकागो पुलिस का। तो वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो जो था अपने दोस्त के साथ भी जो है वो डिसऑनेस्टी नहीं करना चाहता होता, और क्या करता है वहाँ से जाके वो एक और पुलिस ऑफिसर को जो कि प्लेन क्लोथ्स में होता है वहाँ भेजता है और उसे कहता है कि जाओ और जाकर इस आदमी को जो हो वो अरेस्ट कर लो। और वो आदमी जो होता है, और एक और चीज़ जो हमें जिमी वेल्स के बारे में पता है वो ये है कि वो आयरिश कैथोलिक है, मीन्स के वो कैथोलिज्म से बिलोंग करता है, रिलीजन से, और अपनी वाइफ और अपने बच्चों को वो एवरी संडे जो है वो चर्च लेके जाता है, मीन्स के वो रिलीजन को फॉलो करता है और रिलीजियस है बाय, आप कह सकते हैं नेचर वो रिलीजियस है, और वो जो है अपने रिलीजन को फॉलो करने की पूरी कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो हर संडे जो है अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ जो है वो चर्च विजिट करता है।
अगर और हम देखें जिमी वेल्स को, तो ही हैज़ अ गुड एंड स्टडी जॉब दैट इज़ यूजफुल टू द सोसाइटी। जो जॉब जिमी वेल्स कर रहा है वो अच्छी है, और वो जाहिर सी बात है इतनी आसानी से अपनी जॉब से निकाला नहीं जा सकता, और उसके साथ साथ उसकी जॉब ऐसी है जो कि सोसाइटी के लोगों की या सोसाइटी के हेल्प के लिए, सोसाइटी के सुधार के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, मैन ऑफ इंटेग्रिटी है जिमी वेल्स। तो इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि जो हमारा जिमी वेल्स है, हमारा जो आपके समझ लें एक किस्म का जो हमारा एक है जिमी वेल्स कैरेक्टर जो है स्टोरी में, वो जो है वो अपने रूल जो उसके मॉरल्स हैं, जो उसकी वैल्यूज़ हैं, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता है। जो उसने एक रूल्स अपने सेट किए हुए हैं लाइफ के, उनको फॉलो करता है और उनको किसी भी तरह से ब्रेक नहीं करता। ठीक है ना। तो व्हेन ही रिटायर्स ही विल रिसीव अ पेंशन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। ये हम उसकी लाइफ सिक्योरिटी की बात करें कि वो हालांकि कुछ पैसे कमा रहा है, बहुत कम पैसे कमा रहा है जो जॉब वो कर रहा है उससे, लेकिन उसको एक आप कह सकते हैं मेंटल जो है वो पीस है कि रिटायरमेंट के बाद भी उसको जो है वो पेंशन उसकी सारी ज़िंदगी मिलती रहेगी। कॉन्फिडेंट है हमारा जिमी वेल्स, और हम्बल भी है, मीन्स कि कॉन्फिडेंट भी है और हम्बल भी है। यकीनन कॉन्फिडेंट के साथ साथ वो प्राउड नहीं है, बल्कि हम्बल है, लोगों के साथ अच्छी तरह से मिलता है, उनसे अच्छी तरह से पेश आता है। और एक और चीज़, एंटागोनिस्ट है, ये प्रोटैगोनिस्ट नहीं है, मीन्स कि आप कह सकते हैं एक किस्म का विलन है। हमारा जो जिमी वेल्स है वो एक किस्म का विलन जो है वो कैरेक्टर कंसीडर किया जा रहा है इस जगह पर, इस स्टोरी में। सिल्की बॉब की अगर हम बात करें तो एगोटिस्टिकल है, मीन्स के ईगो बहुत ज़्यादा है, प्राइड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अपने आप को कुछ समझता है। लॉयल है, तभी तो 20 साल के बाद भी उसे अपनी अपॉइंटमेंट अपने एक दोस्त के साथ जो उसने बनाई थी 20 साल पहले वो याद थी, और वो उस जगह पर इतना मुश्किल जो उसका प्रोफेशन है उसमें, उस प्रोफेशन में भी वो जो है आता है, इतने ख़तरात को उठा करके उसे अरेस्ट किया जा सकता था, तो वो लॉयल था, तो वो इसीलिए आता है अपने दोस्त से मिलने के लिए। प्रोटैगोनिस्ट हैं, ये हमारी स्टोरी के हीरो हैं सिल्की बॉब। हैज़ मेड अ लॉट ऑफ मनी थ्रू क्रुक मीन्स के गलत तरीका अख्तियार करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा चुके हैं। ही हैज़ नो होम और फैमिली, इनकी शादी नहीं हुई हुई, इनके पास अपना घर नहीं है, बिकॉज ये जो काम करते हैं वो गलत तरीके से जब पैसा कमाया जाता है तो आपके बहुत ज़्यादा दुश्मन होते हैं, पुलिस भी आपकी दुश्मन होती है, आपके अपने ही बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो कि आपके अगेंस्ट होते हैं, जो कि आपके ख़िलाफ़ होते हैं, बहुत से लोगों की आपके साथ लड़ाइयाँ होती हैं जो कि आपकी जान के दुश्मन होते हैं। तो इस वजह से इनका कोई अपना घर नहीं था, इनकी कोई अपनी फैमिली नहीं थी, ये अकेले थे। ऑलवेज ऑन द रन, वही बात है कि हर वक्त ख़तरे की वजह से भागते रहते थे, जगहों से डिफरेंट जगह छोड़ते थे, डिफरेंट इलाके छोड़ते थे, हर वक्त जो थे ये भागते रहते थे। इट इज़ प्रोबेबली इनएविटेबल दैट ही विल एंड अप इन द प्रिजन सूनर और लेटर। और ये बात जो है इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता, ये इस बात को भूला नहीं जा सकता कि ये जो है प्रिजन में जाएंगे ही, मतलब जेल में जाना इनकी किस्मत थी, उस चीज़ को ख़त्म किया ही नहीं जा सकता कि ये जेल में शायद ना जाए, इन्होंने जेल में जाना ही था, क्योंकि ये क्रूक तरीके से जो है वो पैसे कमा रहे थे। अब वो जेल में जल्दी जाते हैं, ये लेट जाते हैं, ये इनकी किस्मत थी कि इन्हें जल्दी से अपने जो गुनाह थे उनकी सज़ा मिल जाती है, या थोड़ी लेट इनको इनके गुनाहों की सज़ा मिलती है। पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि स्टोरी हम तक किस पॉइंट ऑफ व्यू से पहुंचाई गई है, तो देखें आफ्टर 20 years इज नरेटेड इन थर्ड पर्सन लिमिटेड, मीन्स के थर्ड पर्सन जो है वो स्टोरी, थर्ड पर्सन हमें जो है वो एक इनकी स्टोरी जो है वो सुना रहा है। तो इसका मतलब है कि थर्ड पर्सन नरेटिव अगर हम कह रहे हैं तो वो कौन से हैं, ही शी इट दे, मीन्स कि जब ये स्टोरी हम तक पहुंचाई जा रही है, नरेट की जा रही है, तो जो नरेटिव्स यूज़ किए जा रहे हैं वो ही शी इट दे जो हैं वो ये वाले वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करके हम तक ये स्टोरी जो है वो पहुंचाई जा रही है। बिकॉज ओनली जिमीज थॉट्स आर बीइंग रिवील्ड, और एक और चीज़ जो हम तक पहुंचाई जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ जिमी की सोच जो है, जिमी की जो थिंकिंग है वो हम तक पहुँचाई जा रही है, उसके अलावा और कोई चीज़ हम पर रिवील नहीं की जा रही। प्लॉट की अगर हम बात करें तो प्लॉट मैंने आप लोगों को मेरे ख्याल से पहले भी ये तमाम चीज़ें जो हैं, एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन क्या होता है, एक्सपोजिशन क्या होता है, क्लाइमैक्स क्या होता है, इनकी डेफिनेशन वगैरह बताई हुई है। तो मैं अगर ये स्टोरी आपको उसी तरह से बताऊं कि एक प्लॉट जिस तरह से होता है, तो एक्सपोजिशन में क्या होता है कि बॉब आर इंट्रोड्यूस इन द डार्क स्ट्रीट ऑन अ न्यू यॉर्क ऑन अ विंडी नाइट एट 9-10 PM, मीन्स के हमें इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है कैरेक्टर्स के साथ, सेटिंग के साथ। एक्सपोजिशन में हमने इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी एंड सेटिंग ऑफ द स्टोरी, और कैरेक्टर्स हमारे 2-3 कैरेक्टर्स हैं सिर्फ, जिनमें से 2 जो कैरेक्टर्स हैं वो इसी सेटिंग में आ रहे हैं। जिमी वेल्स एंड बॉब जो है ये दोनों हमें इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं कि ये एक अंधेरी रात में, रात को 10 बजे एक हार्डवेयर स्टोर के बाहर खड़े होते हैं, दैट इज़ एक्सपोजिशन, क्योंकि इंट्रोडक्शन हो रहा है अभी कि कैरेक्टर्स कौन से हैं, कैसे हैं और कहाँ हैं। राइजिंग एक्शन की अगर हम बात करें
तो अब थोड़ी थोड़ी टेंशन बढ़ना जो है वो स्टार्ट हो रही है, थोड़ा थोड़ा जो है वो हम पे कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो रिलीज़ की जा रही हैं, हमें बताई जा रही है कि क्या काम कैसे हुआ। बॉब्स टेंशन इंक्रीज एज ही वेट्स फॉर द जिमी। बॉब जो है, सिल्की बॉब जो है वो वेट कर रहा है जिमी के लिए, और वो कुछ टेंशन भी फील कर रहा है क्योंकि उसका प्रोफेशन ऐसा है कि उसे हर वक्त जो है वो भागना पड़ता है, तो उसको खतरा है कि कोई ना कोई आकर उसे कहीं देख ना ले, उसे कहीं पकड़ ना ले। बॉब एक्सप्लेन्स दिस हिज सिचुएशन टू द पुलिसमैन हु वॉक्स अवे। और बॉब ने यही बात जो है एक अपना जो एक उसके साथ पुलिसमैन खड़ा होता है उस पर एक्सप्लेन भी करता है वो कि मैं जो हूँ यहाँ पर खड़ा हूँ और वेट कर रहा हूँ। द प्लेन क्लोथ्स ऑफिसर एक्टिंग एज जिमी ग्रीट्स बॉब। अच्छा, होता क्या है कि जो पुलिसमैन वहाँ पे पहले खड़ा होता है जो कि जिमी वेल्स है, लेकिन बॉब को नहीं पता कि ये जिमी वेल्स है, तो वो उसको बताता है कि मैंने अपने दोस्त के साथ यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट बनाई थी कि हम 20 साल बाद इस जगह पर इतने बजे मिलेंगे, तो वो अभी तक नहीं आया, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जिमी वेल्स वहाँ से चले जाते हैं और एक और कैरेक्टर आता है जो कि है प्लेन क्लोथ्स ऑफिसर। मीन्स कि वो प्लेन क्लोथ्स में है लेकिन वो है एक पुलिस ऑफिसर ही, और वो एक्ट करता है बॉब के सामने कि वो जिमी है और आके बॉब को ग्रीट करता है, उससे मिलता है। ये है टेंशन। अब हमें तो पता है ना कि ये जो है एक पुलिस वाला खड़ा है और उसके सामने बॉब खड़ा था, फिर वो पुलिस वाला चला जाता है, तो ये थोड़ी टेंशन है कि वो इंतज़ार कर रहा है अपने दोस्त का और उसका दोस्त नहीं आ रहा, फिर अचानक ये कैरेक्टर आता है और वाकई कहता है कि मैं जिमी हूँ और बॉब से मिलता है। ठीक है, ये टेंशन क्रिएट हो रही है अभी। अब क्लाइमैक्स क्या है? क्लाइमैक्स में क्या होता है कि बॉब एंड द ऑफिसर वॉक इन फ्रंट ऑफ द लाइट्स ऑफ अ ड्रग स्टोर। कि बॉब और जो ऑफिसर है वो ड्रग स्टोर की लाइट्स में आते हैं। बॉब रियलाइजेज दैट द पर्सन ही इज़ वॉकिंग विद इज़ नॉट जिमी। और टेंशन स्टार्ट हो रही है, हमारी क्लाइमैक्स आ रहा है कि बॉब को पता चल गया है जैसे ही वो ड्रग स्टोर की लाइट, मीन्स कि वो हार्डवेयर स्टोर से चलते हुए आगे जाते हैं, जाते ही एक कोई फार्मासिस्ट मीन्स के एक ड्रग स्टोर है या मेडिकल स्टोर कह सकते हैं, वहाँ पर वो जब लाइट्स उसकी जल रही होती हैं, जिस लाइट में जो बॉब है वो देखता है उस इंसान का चेहरा जो कि उसके साथ चल रहा है जिमी बन के, लेकिन वो इस चीज़ को पहचान जाता है, रियलाइज़ कर जाता है कि ये जिमी नहीं है। जाहिर बात है उसका बचपन का दोस्त था तो उसको कुछ ना कुछ तो उसके बारे में आइडिया होगा, तो इसीलिए वो पहचान जाता है कि ये जो मेरे साथ इंसान चल रहा है ये जिमी नहीं। फॉलोइंग एक्शन, हमारी जो है वो टेंशन अब वो थोड़ी थोड़ी जो है वो मतलब कि आपके पास जो है क्लाइमैक्स हो गया, अब आहिस्ता आहिस्ता टेंशन जो है वो ख़त्म होना स्टार्ट होगी, चीज़ें जो है वो रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। द ऑफिसर टेल्स बॉब दैट ही इज़ अंडर अरेस्ट। और जैसे ही वो ये चीज़ रियलाइज़ करता है कि ये जिमी नहीं है, बॉब को अरेस्ट कर लिया जाता है। वो जो उसके साथ प्लेन क्लोथ में एक आदमी जा रहा था वो उसे कहता है कि यू आर अंडर अरेस्ट, और वो उसे एक नोट देता है, यानी कि बॉब को वो अरेस्ट करता है और उसके बाद वो उसे एक नोट भी दे देता है, उसके हाथ में पकड़ाता है एक नोट। अब रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन में अब तमाम चीज़ें जो आपके सामने रिवील कर दी जाएंगी, एंडिंग आपको पता लग जाएगी। बॉब रीड्स द नोट एंड रियलाइज दैट द पुलिसमैन ही स्पोक टू अर्लियर वाज इन फैक्ट हिज ओल्ड फ्रेंड जिमी। के जो इंसान इसके साथ बॉब के साथ पहले खड़ा था हार्डवेयर स्टोर के बाहर, और बॉब उसे बताता है कि मैं यहाँ खड़ा अपने दोस्त जिमी वेल्स का इंतज़ार कर रहा था, वो ही इनफैक्ट जिमी वेल्स था और वो ही जो है वो बॉब का ओल्ड फ्रेंड था जिससे बॉब मिलने के लिए आता है। थीम्स देखें अगर हम इस प्ले की शॉर्ट स्टोरी की थीम्स कौन कौन सी हैं, तो ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट थीम है कि किस तरह से जो हमारा कैरेक्टर है जिमी वेल्स का, वो बॉब का बेस्ट फ्रेंड होता है, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा केयर भी करता है, उसकी बहुत परवाह करता है, तभी तो उससे मिलने के लिए आता है। लेकिन इसके बावजूद वो जो उसकी एक ड्यूटी होती है, जब उसे पता चलता है कि उसका पुराना दोस्त जो है वो एक वांटेड मैन है, वो जो है पुलिस उसे ढूंढ रही है, उसे अरेस्ट करना चाह रही है, और ये जो क्रिमिनल है, जब उसको इस चीज़ का एहसास होता है तो वो क्या करता है कि अब उसके पास जो है ना उसने ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करनी है एज अ पुलिसमैन, ठीक है ना। डेस्टिनी और मे बी द आइडिया दैट पीपल गो देयर ओन वेज इन लाइफ, ये हमारी दूसरी थीम है, डेस्टिनी और मे बी द आइडिया दैट पीपल गो इन देयर ओन वेज, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉब अपनी पूरी करता है, वो उसको अरेस्ट करवा देता है, खुद नहीं अरेस्ट करता लेकिन वो अरेस्ट करवा देता है क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ भी तो लॉयल है ना, तभी तो उससे मिलने के लिए आया है। अच्छा, डेस्टिनी की अगर हम बात करें तो दो, और ये भी चीज़ या तो आप इसे डेस्टिनी कह सकते हैं दूसरी थीम को, या आप इसे सिंपली कह सकते हैं कि लोग जो हैं वो ज़िंदगी में अपने अपने रास्ते पर ही जाते हैं, आपके हालात इस तरह से हो जाते हैं कि आप अपने ही रास्ते पर जाएंगे। दो बेस्ट फ्रेंड्स दिखाए गए हैं जो कि एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं, और लेकिन क्या होता है कि ज़िंदगी के वाक़यात की वजह से या डेस्टिनी की वजह से दोनों जो हैं वो लॉज की डिफरेंट साइड पे चले जाते हैं। एक वो जो लॉ को फॉलो करता है और वो इंसान बन जाता है जो कि लोगों को भी फोर्स करता है, इन लोगों पर इन्फोर्स करता है लॉ,
उनको यानी कि फोर्स करता है कि लॉ को फॉलो करें, और सेकंड जो है वो लॉ ब्रेकर बन जाता है, वो जो है क्रिमिनल बन जाता है, यानी कि वो टू अपोजिट साइड्स पे चले जाते हैं लॉ की। इवन तो दे स्टार्टेड आउट फ्रॉम द सेम प्लेस, क्योंकि छोटे थे, बचपन के दोस्त थे, तो इसका मतलब वो एक जैसी सिचुएशन में रहे थे, एक साथ रहे थे, तो एक जगह से ही उनका स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो दो डिफरेंट जगहों पे चले गए थे। क्राइम डज नॉट पे, ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जिमी वेल्स बहुत कम पैसे कमा रहा है, लेकिन उसके पास पीस ऑफ माइंड है, उसके पास एक स्टडी जॉब है, उसके पास है फैमिली, उसके पास है रिलीजन, उसके पास उसके मॉरल्स हैं, ठीक है। अगर उसकी निस्बत हम लोग सिल्की बॉब को देखें तो उसके पास ना फैमिली है, ना उसके पास रिलीजन को फॉलो करते हुए भी नहीं दिखाया, उसको अपने मॉरल्स वैल्यूज़ फॉलो करते हुए भी नहीं दिखाया, बहुत से लोग उसके दुश्मन हैं, ही इज़ ऑलवेज ऑन द रन, यानी कि हमेशा वो भागता रहता है। पुलिस उसे अरेस्ट करना चाह रही है, लेकिन उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, बाय हुक और बाय क्रुक उसके पास पैसा बहुत है, लेकिन उसके पास फैमिली नहीं है जिसके साथ वो शेयर कर सके पैसा, उसके पास होम नहीं है जहाँ पे वो पीसफुली लिव जो है वो ज़िंदगी गुजार सके, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसकी ज़िंदगी या उसकी किस्मत है, क्योंकि वो गलत काम करता है कि उसने अरेस्ट होना है। अब वो जल्दी हो जाता है या बाद हो जाता है एक अलग बात है, लेकिन अरेस्ट होना जो है वो उसके नसीब में है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि क्राइम डज नॉट पे, यानी कि जुर्म करके उसने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया है, लेकिन उस पैसे का फ़ायदा कोई नहीं है। जबकि दूसरी साइड पे जिमी वेल्स जो हैं उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन सारी ज़िंदगी उन्हें पेंशन मिलेगी, जिसकी वजह से ही इज़ पीस ऑफ माइंड, कि उसको जो है वो दिमागी सुकून जो है वो मैसर है, और उसके साथ साथ उसके पास उसकी फैमिली भी मौजूद है। यही थीम अप्लाई कर सकते हैं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस में भी, क्योंकि जिमी वेल्स आहिस्ता आहिस्ता पैसे कमा रहा है, लेकिन पैसे कमा रहा है और सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा है। जबकि हमारे जो सिल्की बॉब है उन्होंने क्रूक मीन से बहुत ज़्यादा पैसा बहुत जल्दी कमा लिया है, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं कि वो भाग रहे हैं मुसलसल, उनके पास सुकून नहीं है, फैमिली नहीं है उनके पास, उनको अपनी ज़िंदगी का ख़तरा है क्योंकि लोग उनके दुश्मन हैं। तो स्लोली और स्टेडीली अपना काम करें, लेकिन सही तरह से करें। After 20 year deals with the themes relating to conflicting ideas and opposing choices, ये आप लोगों की एक और इम्पॉर्टेंट थीम है, conflicting ideas and opposing choices, यानी कि आपको conflicted ideas भी दिए गए हैं और आपको choices भी इस स्टोरी में नज़र आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, लॉयल्टी वर्सेस द लॉ इज़ वन दैट इज़ एविडेंट, यानी कि लॉयल रहना है या लॉ को फॉलो करना है, या जिमी वेल्स को फेस करना होता है, इसमें से चूज़ करना होता है जिमी वेल्स ने। ये conflicting ideas, as the police officer Jimmy Wells had to choose between the loyalty of his friend and the law in which he served। वही बात है, दो चीज़ें हैं, या तो वो अपने दोस्त के साथ लॉयल हो जाए, या कि फिर वो जो है अपने जो वो काम कर रहा है, प्रोफेशन कर रहा है, जो वो सर्व कर रहा है, उसके साथ वो लॉयल हो जाए। तो इसकी तरह से थीम ऑफ चॉइस हमें नज़र आ रही है इस प्ले में, स्टोरी में। वन फ्रेंड चूज टू फॉलो अ पाथ ऑफ अ गुड बाय वर्किंग ऑन द साइड ऑफ द लॉ, वही बात मैं बता चुकी हूँ आपको कि दो फ्रेंड्स हैं, दोनों लॉ के ऑपोजिट साइड पे जाते हैं। एक फ्रेंड लॉ को फॉलो करता है और पुलिस ऑफिसर बन जाता है, दूसरा जो है वो लॉ के अगेंस्ट जाता है और वांटेड क्रिमिनल बन जाता है। अदर फॉलोज द पाथ ऑफ बैड लिविंग ऑफ बैड बाय लिविंग अ लाइफ ऑफ अ क्राइम, यानी कि क्राइम की ज़िंदगी वो फॉलो करता है। एज वेल एज द चॉइस मेड फॉर द क्रिमिनल to meet his good friend even though it jeopardized his freedom, means के उसके फ्रीडम को, उसकी आज़ादी को ख़तरा होता है, उसकी आज़ादी जो है वो तबाह बर्बाद हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। लेकिन क्या होता है कि वो क्रिमिनल जो है वो चॉइस करता है, वो चूज़ करता है कि वो अपने लॉयल फ्रेंड से, अपने गुड फ्रेंड से, जो उसका बचपन का दोस्त था, उससे मिलने ज़रूर जाएगा। ये भी तो एक चॉइस थी, वो इग्नोर भी तो कर सकता था, वो ख़त्म भी तो कर सकता था, और चॉइस मेड करता है जिमी भी, यानी कि जिमी भी चॉइस चुनता है। एक चॉइस उसके पास होती है कि वो या तो अपना प्रोफेशन फॉलो कर ले, उसके साथ ऑनेस्ट हो जाए, रिस्पॉन्सिबल हो जाए, या फिर वो अपने फ्रेंड के साथ ऑनेस्ट हो जाए। तो मीन्स के चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर, और कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ हैं। दोनों जो चॉइसेस हैं वो कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ हैं, दोनों चॉइसेस जो हैं वो डिफरेंट हैं। पहले तो कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ उनके, जो वो एक को लॉ को फॉलो करता है और एक नहीं करता, एक तो वो हो गया। दूसरा चॉइस करना जो है वो सिल्की बॉब चूज़ करता है कि वो अपने फ्रेंड से मिलेगा, जिमी चूज़ करता है वो भी अपने फ्रेंड से मिलेगा। सिल्की बॉब जो है वहाँ वेट कर रहा है, तो जिमी चूज़ करता है कि अब वो अपने फ्रेंड को अरेस्ट करवाएगा क्योंकि वो अपने प्रोफेशन को फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये सारी चॉइसेस जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा थीम ऑफ चॉइस है। It can be seen from this outcome that there is also a theme of doing the right thing even though it is hard। ये जो सी थीम है ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो जिमी है, जो हमारा एंटागनिस्ट है,
उसके लिए है ये थीम कि हम लोगों ने सही काम करना है चाहे वो हमारे लिए मुश्किल है। यानी कि उसके लिए अपने एक फ्रेंड को जिससे वो 20 साल के बाद मिला है और वो उसका अच्छा दोस्त था, बचपन का दोस्त था, और वो इतनी मुश्किल के बावजूद उससे मिलने के लिए आए, कितना मुश्किल था ये फैसला करना कि वो उसे अरेस्ट करवा दे। लेकिन क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी जिमी वेल्स की, और उसका प्रोफेशन भी यही था, तो वो उसके साथ ऑनेस्ट रहता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है और उसको अरेस्ट करवा देता है। ठीक है ना, अपने प्रोफेशन के साथ के साथ ऑनेस्ट रहता है जिमी वेल्स। और ये यहाँ पे मैंने आपको टेक्स्ट कोड करके दिखाया हुआ है, एज जिमी टेल्स हिज गुड फ्रेंड बॉब व्हेन ही अरेस्ट हिम, यानी कि उसको जब अरेस्ट करता है तो वो उसको बताता है, या जो नोट था उसमें लिखता है, I was at the appointed place on time when you struck the match light to that your cigar. I saw it. यानी कि वो उसे बता रहा है कि वो अपॉइंटेड टाइम पे ही था, जगह पे भी, अपॉइंटेड प्लेस पे भी और अपॉइंटेड टाइम पे भी वहाँ मौजूद था। लेकिन जब वो तुम अपनी सिगार जलाते हो और मैं तुम्हारी सिगार जो तुम्हारा लाइटर है उससे तुम्हारा फेस देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि इट वॉज द फेस ऑफ अ मैन वॉन्टेड इन शिकागो। ये शिकागो के वॉन्टेड क्रिमिनल का चेहरा है। सम हाउ आई कुड नॉट डू इट माई सेल्फ, लेकिन क्योंकि तुम मेरे एक अच्छे दोस्त थे तो मैं इसलिए तुम्हें खुद अरेस्ट नहीं कर सकता था। सो आई वेंट अराउंड एंड गॉट अ प्लेन क्लोथ्स मैन टू डू द जॉब। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं वहाँ से चला जाता हूँ और जाके एक और आदमी को जो कि घरेलू कपड़ों में होता है, मीन्स घर के कपड़ों में होता है, यूनिफॉर्म में नहीं होता, मैं उसे जाता हूँ। उसे जाके मैंने कहा कि जाओ और जाके इस मैन को अरेस्ट करो क्योंकि ये शिकागो का वांटेड मैन है, क्रिमिनल है। और उसके बाद उसने लिखा होता है नीचे जिमी, यानी कि वो उसने नोट दिया है जॉब के लिए, बॉब के लिए इसने ये मैसेज दिया है जिमी ने कि उसको वो मिलने के लिए आया था, उसने उसे देखा भी। लेकिन जब वो ये देखता है कि ये जो है ये तो एक क्रिमिनल है, तो फिर वो क्या करता है कि फिर वो वहाँ से चला जाता है और एक और पुलिस ऑफिसर को कहता है कि वो जाए और जाकर बॉब को अरेस्ट कर ले। मूड की अगर हम बात करें कि मूड कैसा दिखाया गया है स्टोरी के अंदर, क्या क्या कौन कौन से मूड्स जो हैं वो शो किए गए हैं, तो पहले जो हमें मूड शो किया गया है वो नॉर्मल है, क्योंकि एक आदमी हमें दिखाया गया है जो कि एक और बल्कि दो आदमी हमें दिखाए गए हैं स्टार्टिंग में, एक पुलिसमैन और एक जो है वो दूसरा आदमी है जो कि सिल्की बॉब है, और ये दोनों जो हैं वेट कर रहे हैं। तो और थोड़ा सा अंधेरा दिखाया गया है, हाँ, हार्डवेयर शॉप के बाहर, मीन्स नॉर्मल सेटिंग है, नॉर्मल मूड शो किया गया। स्टार्टिंग स्टोरी में नॉर्मल मूड है, कैजुअल मूड दिखाया गया है। फिर क्या होता है, बिकॉज बॉब इज़ जस्ट वेटिंग फॉर टिमी टू शो अप, इस वजह से, क्योंकि हम लोग जस्ट वेट कर रहे हैं कि जिमी जो है वो आ जाए। बॉब सिर्फ उसका वेट कर रहा है कि मेरे फ्रेंड ने आना है 20 साल के बाद मुझसे मिलने के लिए। तो नॉर्मल सा मूड है, थोड़ा सा एक्सपेक्टेड मूड भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि जारी बात है कोई ऐसा दोस्त जिससे आप 20 साल बाद मिल रहे हो तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपकी, तो थोड़ा सा नॉर्मल एक्सपेक्टेड मूड है। देन इट इज़ हैप्पी व्हेन बॉब थिंक्स दैट ही हैज़ फाउंड द जिमी। वही बात होगी जब उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो गई कि उसे जिमी मिल गया है, जिमी वाकई ही उससे मिलने के लिए आ गया 20 साल बाद, तो हैप्पी मूड दिखाया गया है कि बॉब जो है वो बहुत खुश है, तो हैप्पीनेस शो की गई है। एंड ऑफ द स्टोरी है मूड सैड बिकॉज बॉब रियलाइजेज दैट जिमी एक्चुअली शोड अप, यानी कि लास्ट में जो मूड हमें जिस मूड पे स्टोरी एंड की गई है वो सैड है, बिकॉज बॉब को पता चलता है कि जिमी वाकई ही आ गया है, और जिमी की वजह से ही बॉब जो है वो वांटेड क्रिमिनल जो है वो जेल में चला जाता है। टर्न्ड हिम इन, उसके दोस्त ने ही उसे, यानी कि जिमी ने ही उसे धोखा दिया है और जिमी ने ही उसे जो है वो अरेस्ट करवाया है। तो इस वजह से जो मूड है स्टोरी का वो एट द एंड जो है वो सैडनेस की तरफ चला जाता है, थोड़ा दुखी सा मूड हो जाता है कि 20 साल के बाद जिस दोस्त से मिलने के लिए बॉब जो था वो बहुत खुश था, एक्सपेक्टेड था, जब वो उससे मिलता है तब भी वो बहुत खुश होता है कि हाँ ये मेरा दोस्त है, लेकिन वो जो था वो एक गलत इंसान था, मतलब झूठ बोलता है वो आके जो है वो झूठ बोलता है, कहता है कि मैं जिमी हूँ, वो जिमी नहीं होता। और बॉब को इस चीज़ का एहसास होता है कि जिमी जो पहला पुलिस ऑफिसर था वो था, और उसी ने इसे जो है वो अरेस्ट करवाया है, क्योंकि बॉब जो था वो एक वांटेड क्रिमिनल था। ठीक है, लेकिन जो भी है बॉब जिमी का दोस्त था और जिमी उसे अरेस्ट करवा देता है, तो इस वजह से सैडनेस है, थोड़ी सी सैडनेस शो की गई है स्टोरी के अंदर। आयरनी की बात करें तो आयरनी तो स्टार्टिंग से ही हमें दिखाई गई है कि पुलिस ऑफिसर है जिमी और वो वांटेड मैन है बॉब, और ये दोनों जो है फ्रेंड्स थे।
बचपन में ये दोनों फ्रेंड्स थे और अब जो ये बड़े हो गए हैं तो पुलिस ऑफिसर है एक, और एक जो है वो वांटेड क्रिमिनल है। और जब वो दोनों बड़े होके मिलते हैं तो जिमी को ये एहसास होता है कि उसे बॉब को जो है वो अरेस्ट करवाना पड़ेगा अपनी ड्यूटी के साथ ऑनेस्ट रहने के लिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करने के लिए। तो ये आयरनी है कि बचपन के जो दोस्त थे, जो दो एक साथ खेले, एक साथ बड़े हुए, और फिर बीच में उनका डिफरेंस आ गया 20 ईयर्स का, 20 ईयर्स तक वो एक दूसरे से नहीं मिल पाए। और 20 साल के बाद जो उन्होंने एक अपॉइंटमेंट की होती है, एक टाइमिंग सेट की होती है कि 20 साल बाद हम लोग मिलेंगे इस जगह पे, जब वो उस जगह पे मिलते हैं तो उस वक्त एक पुलिस वाला बन चुका होता है और एक जो है वो मुजरिम बन चुका होता है। और जो पुलिस वाला होता है उसे ये एहसास होता है कि मैंने अपनी ड्यूटी के साथ ऑनेस्ट रहना है, रिस्पॉन्सिबल रहना है, तो इसलिए मुझे जो है अपने दोस्त को, जो कि एक वांटेड क्रिमिनल है, उसे अरेस्ट करवाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा आयरनी आ गई है इसके अंदर। मूड भी मैंने आपको बता दी, आयरनी भी बता दी, थीम भी बता दी, मैंने आप लोगों को समरी भी बता दी, कैरेक्टर्स भी हम लोगों ने देख लिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि वो भी आ सकता है, तो बेटा वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी स्टोरी में जो जो चीज़ें थी जो आ सकती हैं पेपर में, वो मैंने आपको कवर करवा दी हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई भी पार्ट इसका ऐसा है जो कि अभी भी नहीं कवर हुआ और वो आ सकता है, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। I hope each and everything is clear. If you have any questions, you can ask me. Thank you.